बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बशीर अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 21 न्यूक्लियर फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे, मैस स्पेक्ट्रोग्राफ। आपको पता है कि इससे पिछले ही लेक्चर में मैंने आपको एटॉमिक न्यूक्लियस पढ़ाया। न्यूक्लियस की बेसिक चीज़ों को हमने डिस्कस किया। न्यूक्लियस का रेडियस कैसे फाइंड आउट करते हैं, वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते हैं, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हर एक चीज़ को मैंने आपको MCQs की शक्ल में टेबल बना के दिखाए थे। और उसके बाद फिर हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर ही आइसोटोप, आइसोटोन और आइसोबार को भी पढ़ा। तो आई होप कि आपने लेक्चर नंबर 1 ज़रूर सुना है, उसके बाद ही आप लेक्चर नंबर 2 पे आए हैं। तो जी बेटा, स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर ये आ जाता है मैस स्पेक्ट्रोग्राफ। ये एक ऐसी डिवाइस है जो किसी भी आइसोटोप्स को सेपरेट करती है। स्पेक्ट्रो का लफ्ज़ निकला है स्पेक्ट्रम से। देखना, लफ्ज़ 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना स्पेक्ट्रोग्राफ। ग्राफ तो हम एंड पे ड्रा करेंगे ना, तो ग्राफ का मतलब तो है ना किसी भी चीज़ को स्केच के तौर पर ड्रा करना। स्पेक्ट्रो का लफ्ज़ स्पेक्ट्रम से निकला। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि जब प्रिज्म में से वाइट लाइट पास करती है, ठीक है, तो वो 7 कलर के अंदर कलर अलग अलग हो जाते हैं। यानी कि स्पेक्ट्रम असल में चीज़ों को सेपरेट करता है। जिस तरह वाइट लाइट के 7 कलर को वो अलग-अलग करके दिखाता है, तो इधर भी कुछ ऐसा ही है। तो ये एक ऐसी डिवाइस है जो अलग अलग करती है, सेपरेट करती है। किसको? आइसोटोप को। और मैस का मतलब क्या है? तो ये आइसोटोप्स के मैसेज को भी एक्यूरेटली मेजर करती है। तो जी बेटा, यही इसकी डेफिनेशन है मैस स्पेक्ट्रोग्राफ। इट इज अ डिवाइस, ये एक ऐसी डिवाइस है, इट इज अ डिवाइस विच सेपरेट्स द आइसोटोप्स। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं, मैंने आपको इससे पिछले लेक्चर में डिटेल में पढ़ा दिया है। जिनका प्रोटॉन नंबर सेम हो। आपको याद है, मैंने आपको याद करवाया था कि आपने थर्ड लास्ट लेटर याद कर लेना है। थर्ड लास्ट लेटर कौन सा है? P है। तो P मतलब प्रोटॉन। तो ऐसे एलिमेंट जिनका प्रोटॉन नंबर सेम होता है उनको आइसोटोप कहते हैं। तो ये एक ऐसी डिवाइस है विच सेपरेट्स आइसोटोप्स एंड इट डिटरमाइन mass of isotope accurately। तो ये एक ऐसी डिवाइस है जनाब जो क्या काम करती है? सेपरेट, अलग अलग कर देती है। किसको? आइसोटोप्स को। और एक काम और भी करती है, इट डिटरमाइन द मैस। और ये आइसोटोप का मैस भी मालूम करती है। क्योंकि अब हम जो इधर अपने लेक्चर के अंदर आइसोटोप लेंगे ना, वो नियोन का लेंगे। हाइड्रोजन भी ले सकते हैं, यूरेनियम का भी ले सकते हैं, हीलियम का भी ले सकते हैं। हमारी बुक वाले ने जो ग्राफ ड्रा किया ना, वो नियोन का है। तो बच्चे तरह नोट करेंगे, नियोन के 3 आइसोटोप्स बनाए गए, नियोन, नियोन, नियोन। अब जो नियोन का प्रोटॉन नंबर है ना, वो होता है 10। अब ये है प्रोटॉन नंबर। आपको याद है, मैंने आपको पढ़ाया था, ये ऊपर A है, नीचे Z है। प्रोटॉन नंबर को Z से जाहिर करते हैं, जिसको Z कहते हैं आप। तो 10 है। अब ये प्रोटॉन नंबर तो सेम है, तो फिर ये प्रोटॉन नंबर तो सेम है, लेकिन इनका मैस नंबर अलग अलग है, जिनको आप एटॉमिक मैस नंबर भी कहते हैं। 20, 21, 22। ये है एटॉमिक मैस नंबर, जिसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देख रहे हैं ना आप, अलग अलग है। तो वो इसको इसके मैस नंबर के हिसाब से अलग अलग करेगी। यानी कि मैस स्पेक्ट्रोग्राफ इसको मैस नंबर के हिसाब से ही सेपरेट करेगी नियोन को, क्योंकि उनका प्रोटॉन नंबर तो सेम है। और ये किस प्रिंसिपल पर काम करती है बच्चे? नोट करेंगे, इट यूजेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसमें 2 फील्ड यूज होंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड यूज होगा और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इस नियोन के आयंस को, नियोन को आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। यानी कि नियोन के एटम को आयन की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और फिर मैग्नेटिक फील्ड उनको सेपरेट करेगा।
अभी डायग्राम ना के हम समझते भी हैं। तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूज होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी। दोनों का मकसद क्या है? इट यूजेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड टू सॉर्ट आउट। सॉर्ट आउट का मतलब है तकसीम करना, उसको अलग-अलग करना। किसको सॉर्ट आउट करता है? टू सॉर्ट आउट द आइसोटोप्स अकॉर्डिंग टू देयर मैसेज। उनके मैसेज के हिसाब से उनको सॉर्ट आउट करता है, यानी कि तरतीब लगाता है। सॉर्ट आउट मतलब तरतीब लगाना भी कह सकते हैं, अलग अलग करना भी कह सकते हैं। कहते नहीं यार चीज़ों को सॉर्ट आउट कर दें, तरतीब से लगा दें। अच्छा जी, उसके बाद आती है इसकी कंस्ट्रक्शन। वो हम पॉइंट की शक्ल में तो आपके सामने बाद में लिखता हूँ, पहले इसकी वर्किंग के अंदर हम डायग्राम को पढ़ते हैं, क्योंकि डायग्राम समझ आएगी तो आपको कंस्ट्रक्शन के पॉइंट समझ आएंगे। तो सबसे पहले बच्चे आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने एक वैक्यूम चैम्बर लेना है। तो ये एक शीशे का वैक्यूम चैम्बर है, दिस इज द वैक्यूम चैम्बर। ठीक हो गया, मैं साथ साथ लिखता भी जाता हूं। इसको हम क्या कहते हैं? वैक्यूम चैम्बर। ठीक है, और इसके बिल्कुल एक एंड पे ना, इस एंड पे मैं लगा देता हूं एक अदद डिटेक्टर। तो आपको ये डिटेक्टर भी नजर आ रहा है। मैं आपको बताता चलूं कि बुक वाले ने बड़ी शॉर्ट डायग्राम बनाई है। हकीकत में ये डायग्राम कुछ ऐसी नहीं है, इसके अंदर कुछ एक दो चीज़ें और भी लगी होती हैं। ठीक है, बहरहाल हम बुक की हद तक ही रहेंगे। तो ये एक वैक्यूम चैम्बर है और ये डिटेक्टर है। डिटेक्टर के आगे एम्पलीफायर भी लगा होता है और काउंटर भी लगा होता है। ठीक है, जो कि आइंस को डिटेक्ट करके उनको भी काउंट भी करता है। उसके बाद बिल्कुल इस एक एंड पे डिटेक्टर लगा हुआ है बच्चे, एक एंड पे ना स्लिट लगी हुई है। इस एंड पे ये आपको स्लिट नजर आएगी, दिस इज द स्लिट। और इस स्लिट के बिल्कुल नीचे एक और स्लिट लगी हुई है, जिसके साथ ये छोटा सा आपको बॉक्स भी नजर आ रहा होगा। ये आपको बॉक्स नजर आ रहा है छोटा सा। ठीक है, इस स्लिट के बिल्कुल साथ। और ये बॉक्स क्या है? ये आइन सोर्स है। इसके साथ बुक वाला क्या लिखता है? दिस इज द आइन सोर्स। अब आइन बनेगा कैसे? देखे ना, मैंने आपको कहा इससे पीछे एक हीटिंग फिलामेंट भी होते हैं। होता क्या है कि जब नियोन एटम को हम रखते हैं ना इसके अंदर, तो नियोन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, तो नियोन का एटम नियोन आइन बन जाता है। बात समझ आई कि जब इलेक्ट्रॉन नियोन में से सेपरेट होता है, अलग होता है इलेक्ट्रॉन, तो वो जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकले, आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, वो आइन बन जाता है। तो अब ये आइन वेपर फॉर्म के अंदर ये स्लिट है S1, स्लिट S1 में से पास करेंगे ये। अब ये आइन कौन सा है? ये नियोन आइन है। आइन बना कैसे? कि जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है तो वो एटम पॉजिटिव आइन बन गया है, पॉजिटिव आइन। अब वो पॉजिटिव आइन इस स्लिट S1 में से पास करने के बाद, ये पॉजिटिव आइन वेपर फॉर्म के अंदर पास करने के बाद ये स्लिट S2 की तरफ जा रहे हैं। आइन पॉजिटिव है, S2 की तरफ जा रहे हैं। इट मीन कि S2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो आपको नजर आएगा अपनी बुक के अंदर कि इधर बिल्कुल थोड़ा सा साइड पे करके ये बैटरी एक लगाई गई है। ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। यानी कि दिस इज अ स्लिट S1 को मैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करूंगा, S2 को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल। और ये है सोर्स, वोल्टेज सोर्स, जिसको हम बैटरी कहते हैं, जिसका पोटेंशियल है V, 10 वोल्ट है, 15 वोल्ट है। तो आपने देखा कि अब S2 के ऊपर ये जो स्लिट है ना, ये बच्चे, ये जो स्लिट S2 है ये मेटल की बनी होती है। ये वाली प्लेट कौन सी है? ये है मेटल प्लेट्स। बात समझ आ रही है? अब मुझे कैसे पता चला S2 के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है ना S2 के ऊपर, तो इसी वजह से तो नियोन के पॉजिटिव आइन इसमें से पास करते हैं, S2 की तरफ जा रहे हैं। बात समझ आई? अब इस जगह पर इसके पास होती है पोटेंशियल एनर्जी। जैसे जैसे ये आइन ऊपर जाते हैं तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। जैसे ही ये आइन S2 की तरफ जाते हैं
तो इनकी काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होता जाता है। तो द आयन गेन काइनेटिक एनर्जी एट द स्लिट S2, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी गेन इन काइन, यानी कि इधर पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा, इधर काइनेटिक एनर्जी में गेन आएगा। और अगर फिर आप अपनी बुक में देखें, आपको इधर वैक्यूम चैम्बर के अंदर कुछ डॉट बने हुए नजर आ रहे हैं, ये डॉट है। अब डॉट का मतलब आप समझते होंगे, आपने चैप्टर 14 में पढ़ा भी होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है। डॉट का मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। और आपको पता है डॉट का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द बोर्ड है। अगर क्रॉस होता तो इनटू द बोर्ड होती ना, क्रॉस का मतलब है इनटू, डॉट का मतलब है आउट ऑफ द बोर्ड। तो मैं इधर लिख देता हूं डॉट के साथ आउट ऑफ बोर्ड, क्योंकि मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, तो आप लिखेंगे आउट ऑफ पेपर, यानी कि बाहर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर है। अब जरा गौर कीजिएगा, इधर मैं फिर राइट हैंड रूल भी लगाऊंगा, तो जरा मैं साथ साथ इसका प्रूफ भी स्टार्ट करता हूं। तो आपने देखा कि कंस्ट्रक्शन के अंदर आप क्या क्या पॉइंट लिखेंगे। द नंबर 1 इज वैक्यूम चैम्बर। सबसे पहले बच्चे क्या आ गया आपके पास? वैक्यूम चैम्बर। नंबर 2, वैक्यूम चैम्बर के साथ क्या लगा हुआ है जी? एक आयन सोर्स भी है नीचे, वैक्यूम चैम्बर है, आयन सोर्स है, जो डायग्राम में लिखा हुआ है, और एक अदद डिटेक्टर भी है, ठीक है, और 2 स्लिट है, 2 स्लिट, एक का नाम S1 है, एक का नाम S2 है। S1 को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा है और S2 को हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल। तो मैंने छोटी सी लाइन लिखी है, 2 स्लिट S1 एंड S2। आपकी बुक में आगे लिखा हुआ है विच इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ योर बैटरी, ठीक है बेटा। उसके बाद आयन सोर्स, डिटेक्टर, ठीक है, वैक्यूम चैम्बर, और एक अदर बैटरी भी लगी हुई है ना, वोल्टेज सोर्स, बैटरी भी लगी हुई है। और डॉट के अंदर, डॉट का मतलब क्या है? ए मैग्नेटिक फील्ड, और वैक्यूम चैम्बर के अंदर हमने मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई किया हुआ है, जिसका मतलब है आउट ऑफ द बोर्ड, डॉट है। जैसे ही S1 में से, स्लिट S1 में से ये आयन सोर्स वेपर फॉर्म में से निकलते हैं, तो इनकी लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। जो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस है, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आपने पढ़ा ना बच्चे, पोटेंशियल एनर्जी का लॉस को मैं लिखूंगा QV, या जिसको आप EV भी लिख सकते हैं। Q का मतलब है चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपने पढ़ा होगा, EV या QV। और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला तो आपको आता ही होगा, 1/2 mv², ऐसी है ना। अब इधर एक V छोटा है और एक V बड़ा है। जो स्मॉल v है वो स्पीड को जाहिर कर रहा है, और जो कैपिटल V है वो पोटेंशियल को जाहिर कर रहा है। पोटेंशियल एनर्जी में लॉस आएगा, काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होगा। अब क्या करेंगे, ये देखें 2 डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2QV ओवर 2 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, M मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू V²। अब आपको इस टाइप की समझ आई। पहले तो मैंने पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लिखा, काइनेटिक एनर्जी का, 2 डिवाइड हुआ, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, 2QV, M मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो गया, इज इक्वल टू V²। स्केयर खत्म करने के लिए हम स्केयर रूट लेंगे, तो स्केयर खत्म करने के लिए हम क्या लेंगे? स्केयर रूट, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। तो इसको साथ में रीअरेंज भी मैं कर लेता हूं, V इज इक्वल टू, देखें ये राइट वाली लेफ्ट पे मैं ले आया हूं, स्केयर रूट स्केयर से कैंसिल, 2QV ओवर M आ जाएगा, 2QV ओवर M का अंडर रूट आ जाएगा। तो ये V की वैल्यू निकल आई स्पीड की। अब ये V की वैल्यू हमने निकाली क्यों है, अभी आपको थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। 9, अब जो बात समझने वाली है बच्चे, जरा तवज्जो करें। 2 फील्ड है इसके अंदर, 2 फील्ड। एक तो है मैग्नेटिक फोर्स, जैसे ही ये आयन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर होंगे, बच्चे आपने पढ़ा ना, मैं इधर लिख देता हूं, FM मैग्नेटिक फोर्स विल बी इक्वल टू, एक और फोर्स होगी सेंट्रीपिटल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स का आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है,
एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, चैप्टर 14 में आपको याद होगा। तो क्यू इंटू वी क्रॉस बी, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, क्यू वी बी साइन थीटा, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला एम वी स्क्वायर ओवर आर। अब थीटा किसके दरमियान है, वी और बी के दरमियान, जरा देखते हैं। पहले अब मैग्नेटिक फोर्स का मैंने फार्मूला तो अप्लाई कर दिया है, इसकी डायरेक्शन के लिए आपको राइट हैंड रूल आता है। अगर नहीं आता तो बच्चे आप लोग साइड पे लिख लें, मैं इधर रफ अमल पे लिख देता हूं। फिंगर्स, ये आप साइड पे नोट कर लीजिएगा, फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड को शो करेंगी, थंब वेलोसिटी को, और आपकी जो पाम है वो फोर्स को जाहिर करेगी। तो लगाएं जरा राइट हैंड रूल। अब जरा तवज्जो करें, सही तरह आपने राइट हैंड रूल को समझ लेना है। डॉट का मतलब क्या है, आउट ऑफ द बोर्ड। अब ये मेरा राइट हैंड, आप जरा गौर से देखें, फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड तो बोर्ड के बाहर है, तो मैं ऐसे नहीं करूंगा, इसको इस तरह करूंगा बाहर को, और थंब किधर है, वेलोसिटी को। अब ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना, ये राइट हैंड रूल, फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, आइंस S1 से S2 ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये इनकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है। तो ये फिंगर्स बाहर को, थंब वेलोसिटी की तरफ, S1 से S2 ऊपर जा रहे हैं। तो मेरी पाम किधर है, इस तरफ, तो ये मेरी पाम है, ये देखें। तो आपको जब आइन वैक्यूम चैम्बर के अंदर इंटर होंगे तो इस तरफ फोर्स लगेगी। तो आप अपनी बुक में देखेंगे कि जैसे ही S2 के अंदर इंटर होने के बाद कुछ आइन ये डिटेक्टर के अंदर इस तरफ फोर्स लग रही है ना, दोबारा देख लें, डॉट का मतलब आउटवर्ड, ठीक है, थंब वेलोसिटी की तरफ, S1 से S2 ऊपर जा रहा है, ये पाम उस तरफ है, तो इस तरफ फोर्स लगेगी। ये राइट हैंड रूल आप लोग साइड पे लिख लेंगे। तो जैसे ही आइंस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर होंगे, ये आइंस सेमी सर्कुलर पाथ में, तो बच्चे पाथ किस तरह का बन रहा है, साइड पे नोट कर लेंगे। सर्कुलर पाथ नहीं है ये, सेमी सर्कुलर पाथ, यानी कि हाफ सर्कल है, तो ये सेमी सर्कुलर पाथ बन रहा है जी। तो सेमी सर्कुलर पाथ में ये डिटेक्टर के अंदर जाएंगे, और कुछ आइन आपको सेपरेट होते भी नजर आएंगे, इधर से कुछ ज़्यादा ऊपर जाके नीचे आएंगे, यानी कि इनका ये यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला कहलाता है रेडियस। अगर ये R1 है तो ये रेडियस फिर R2 है, यानी कि वैक्यूम चैम्बर के अंदर इंटर होके इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया था, नियॉन को आयन की शक्ल में कन्वर्ट किया। मैग्नेटिक फील्ड के जब अंदर जाएंगे तो ये इसको सेपरेट कर रहा है, अलग अलग कर रहा है अकॉर्डिंग टू देयर मैसेज 20, 21, 22। क्लियर है। तो अब जरा राइट हैंड रूल जो मैंने लिखा है ये मैं मिटा देता हूं, आप जरा तवज्जो करें। तो क्यू वी बी साइन थीटा, थीटा किसके दरमियान है, वी और बी के दरमियान। तो बच्चे डॉट का मतलब क्या था, आउटवर्ड, वेलोसिटी थी इस तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के दरमियान एंगल कितने हैं, 90 डिग्री। तो जरा पुट करवा दें फिर, क्यू वी बी साइन थीटा कितना है 90 इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। ठीक हो गया जी। साइन 91 है तो क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। अब आपको पता चला कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों आई, मैग्नेटिक फील्ड तो ये है ना, तो जब ये सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे तो कौन सी फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और याद रखें सेंट्रीपिटल फोर्स की फोर्स नहीं होती, इधर मैग्नेटिक फोर्स विल एक्ट लाइक एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 5 में बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। क्यू वी बी साइन 91 हो गया, एम वी स्क्वायर ओवर आर, वी से वी कैंसल, तो क्या आ जाएगा, क्यू बी इज इक्वल टू एम वी ओवर आर। हमने निकालना क्या है, मैस निकालना है ना, तो एम को एक साइड पे करें, एम को, तो एम इज इक्वल टू, एम को एक साइड पे निकालना है ना, एम को साथ में रीअरेंज भी कर दें, आर डिवाइड है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यू बी आर डिवाइड है उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, क्यू बी आर, वी मल्टीप्लाई हो रहा नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो साथ में मैंने लेफ्ट और राइट को चेंज भी कर दिया है, तो m इज इक्वल टू क्यू बी आर ओवर वी। अब ये v की वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है, ये देखें, तो मैं इधर लिखता हूं दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो मैं लिखता हूं पुट v इन इक्वेशन नंबर 1। तो v की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करवाते हैं जी। तो बच्चे क्या आ जाएगी, जरा पुट करवाएं, m इज इक्वल टू
m इज इक्वल टू क्यू बी आर ओवर m इज इक्वल टू क्यू बी आर ओवर v की वैल्यू क्या है, ये लिखी हुई है स्पीड की। तो क्या आ जाएगा बच्चे, अंडर रूट 2qv ओवर m। स्केयर रूट खत्म करने के लिए टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्केयर रूट नहीं लिखेंगे, स्केयर, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइडों पे स्केयर ले लें तो क्या आ जाएगा, m स्केयर q स्केयर b स्केयर r स्केयर ओवर स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल 2qv ओवर m, 2qv ओवर m। अब बच्चे मैं आपको इधर बता दूं कि किसी बुक में ना इधर q की जगह पे e भी लिखा हुआ है, तो आपने इससे परेशान नहीं होना, चार्ज को q से ज़ाहिर करना या e से, तो e स्केयर भी लिखा आ सकता है, इससे परेशान नहीं होना। तो m डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में ऊपर चला जाएगा, तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, q स्केयर b स्केयर r स्केयर ओवर 2qv। अब ये v पोटेंशियल को जाहिर कर रहा है, बड़ा है वो, m ऊपर चला गया। अब देखें क्या क्या चीज़ें कट रही हैं, इधर m का स्केयर है ना, तो क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, m से m कैंसिल हो गया, ठीक है, q से q कैंसिल हो गया, और तो नहीं कोई चीज़ कैंसिल हो रही, नहीं बाकी कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। तो मैं इसको रीअरेंज कर लेता हूँ, m इज इक्वल टू, अब m से m कैंसिल हो गया ना, या आप ये कह लें मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल तो उसने फिर भी होना है, इसी तरह कर दें। तो बच्चे क्या लिखा आ जाएगा, इधर एक q से कैंसिल हुआ है, q आ जाएगा, q b स्केयर r स्केयर ओवर 2v, ऐसी है जी। एक m से m कैंसिल हो गया, q से q कैंसिल हो गया, q b स्केयर r स्केयर ओवर 2v। अब क्या होगा, ये सारे कांस्टेंट हैं, b को लैदा करने, m इज इक्वल टू q r स्केयर ओवर 2v इंटू बी स्केयर। मैंने बी स्केयर को अलग कर लिया है क्योंकि चार्ज भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, v बैटरी का पोटेंशियल है और ये कांस्टेंट है। रेडियस को हम कांस्टेंट रखेंगे, और अगर ये ब्रैकेट के अंदर जो टर्म मैंने लिखी है ये सारी कांस्टेंट है, ये टर्म सारी कांस्टेंट है, तो फिर इक्वल और कांस्टेंट मिलके क्या बनाते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी। तो मैं कह सकता हूं कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। और यही वजह है कि हमारी बुक में एक ग्राफ ड्रा किया गया है, जो कि हम ड्रा करते हैं। आप जरा इसको ना पॉज करके जरा नोट करें बच्चे। तो अब हमने रिजल्ट तो निकाला, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी स्केयर। तो बच्चे अब मैं इसका ग्राफ ड्रा करूंगा, आपकी बुक में ये ग्राफ दिया गया है, x एक्सिस पे बी स्केयर की वैल्यू ली गई है और y एक्सिस पे नंबर ऑफ आइंस पर सेकेंड, यानी कि जो डिटेक्टर डिटेक्ट करता है ना, काउंट करता है, नंबर ऑफ आइंस पर सेकेंड, नंबर ऑफ आइंस पर सेकेंड जो डिटेक्टर काउंट करता है। अब जब मैं ग्राफ देखता हूं ना, m नंबर ऑफ आइंस पर सेकेंड और बी स्केयर का, तो मैं देखता हूं कि नियोन का जो 20 वाला आइसोटोप है ना, उसकी पीक कुछ ज़्यादा है, 21 वाले की कुछ कम है, 21 वाले की थोड़ी सी ऊपर है। तो ये नियोन का 20 आइसोटोप है, ये 21 है और ये 22 है। तो इससे हमें पता क्या चला, ये जो ग्राफ हमें दिखाई दिया है, इस चीज़ से हमें ये पता चला कि बच्चे जो नियोन का 20 वाला आइसोटोप है ना, मैंने अभी आपको बताया था ना नियोन के 3 आइसोटोप हैं, याद है आपको, इनका प्रोटॉन नंबर तो सेम है 10, लेकिन मैस नंबर क्या होता है 20, 21, 22। तो इसको मैस नंबर के हिसाब से लैदा कर दिया, 20 वाली पीक सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब है ये मोर या मोस्ट अबंडेंट फॉर्म है, मोस्ट अबंडेंट फॉर्म। बच्चे अबंडेंट का उर्दू में मतलब होता है वाफर, यानी कि नियोन का जो 20 वाला आइसोटोप है वो वाफर मिकदार में है। तो इस तरह हमें ये आइसोटोप्स को मैस नंबर के लिहाज से हमने अलग अलग किया। लेकिन अब आप देख रहे होंगे कि ये रेडियस भी बन रहा है। अगर हम रेडियस फाइंड आउट करना चाहते हैं ना, तो ज़रा ये देखें, मैं इस इक्वेशन को ज़रा दोबारा लिखता हूँ, m इज इक्वल टू क्यू बी स्केयर आर स्केयर ओवर 2v।
क्योंकि इधर से ही हमने बी स्क्वायर को लैदा किया था। तो अगर मैं इसी वाली इक्वेशन को दोबारा लिखूं रेडियस निकालने के लिए, तो फिर क्या लिखेंगे, मैं हेडिंग लगा देता हूं रेडियस, ठीक है, ताकि रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे ना, हमने इधर लिखा था कि इधर आर को कांस्टेंट है, अब आर को कांस्टेंट कैसे करना है ये भी तो सवाल पैदा होता है ना। तो जरा तवज्जो करें, मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा लिखता हूं, m इजिकल टू क्यू बी स्क्वायर आर स्क्वायर ओवर 2v। अब रेडियस निकालना है, जरा निकालें, आर स्क्वायर को लैदा करें, आर स्क्वायर को लग करना है ना हमने, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2v डिवाइड रहा उधर जाके मल्टीप्लाई 2vm क्यू बी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, क्यू बी स्क्वायर लिखने या क्यू की जगह पे ई भी लिख सकते हैं। बात समझ आ रही है। अब ये रेडियस की क्वेश्चन आ गई है 2vm ओवर क्यू बी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे बच्चे, इन चीज़ों को कांस्टेंट करेंगे, ज़रा तवज्जो करें आप लोग। यानी कि अगर मैं लिखूं कि अगर v भी कांस्टेंट है, q भी कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है, अगर v q और b कांस्टेंट है, 2 तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो फिर मैं लिख सकता हूं कि रेडियस का जो स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैस के। तो अगर मैं रेडियस को कांस्टेंट करना चाहता हूं तो मुझे को मैस नंबर को कांस्टेंट करना पड़ेगा। अब मैस नंबर तो इसका चेंज हो रहा है 20, 21, 22, ठीक है। जब मैस नंबर चेंज होगा फिर रेडियस भी चेंज होगा। इसी वजह से जो आपको नजर आ रहा है ना R1 R2, एक R3 वाली पीक भी बनेगी, R3, क्योंकि नियोन के 3 आइसोटोप है, R1 R2 R3। तो जिस नियोन के पार्टिकल का मैस ज्यादा होगा उसका रेडियस भी ज्यादा होगा। यानी कि देखें ना, R3 का अगर आपको R3 रेडियस ज्यादा है, R2 कम है, R1 सबसे कम है, तो जिसका मैस कम रेडियस भी कम। तो मैं ये लिख सकता हूं मोर मैस लेस डिफ्लेक्शन। नोट करेंगे आप, जिसका मैस ज्यादा होगा वो पार्टिकल डिफ्लेक्ट कम होगा। लाइटर पार्टिकल या लाइटर मैस जिसका मैस कम है वो डिफ्लेक्ट ज्यादा होगा। ठीक हो गया। तो चले, ये रेडियस का थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू दिया आपको। तो बच्चे आई होप कि ये मैस स्पेक्ट्रोग्राफी का प्रूव और आखिर में रेडियस कैसे फाइंड आउट करते हैं आपको पता चल गया होगा। लेक्चर नंबर 1 भी आप सुने, लेक्चर नंबर 2 भी। इसके बाद हम लेक्चर आपको डिलीवर करेंगे मैस डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी, और उसके बाद फिर रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन, हाफ लाइफ। तो लेक्चर बाय लेक्चर इंशाल्लाह चीज़ें आती जाएंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मुबशर अहमद को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।